लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी और इत्तेफाक से उस लड़की के पिता भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बेटी पर जब उनकी नज़र पहुंचती है तब वो अपने लड़की के पीछे पीछे चले जाते हैं। अभी कॉलेज के अंदर उसने प्रवेश ही किया था कि इसी बीच में एक लड़का उसे सामने से रोकता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। पिता खड़े होकर देखने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पिता भी अपने रास्ते चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी का पीछा किया, ये देखने के लिए कि क्या वो लड़का आज भी उसे रोकेगा या फिर टोकेगा या फिर क्या करेगा। पिता ने जैसे ही अपनी बेटी का पीछा किया, कॉलेज में जैसे ही लड़की जाती है ठीक वैसे ही ये बात फिर से दोहराई जाती है। लड़का उसे रोकता है, उसे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पिताजी को गुस्सा आ जाता है। पिता सीधा कॉलेज प्रशासन के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या फिर इस तरीके की मतरगस्ती करने के लिए आते हैं। कॉलेज प्रशासन को लड़की की ये पिता की बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है और यहीं से एक ऐसी भयानक कत्ल की रूपरेखा तैयार हो जाती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दरअसल हमने एक कहानी सुनाई थी कि एक गोद लिए बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया था और लोगों ने हमारी उस कहानी पर बहुत सारे ऐसे कमेंट किए थे कि अपना खून अपना होता है, पराया खून पराया होता है। लेकिन आज की जो इस कहानी में ना केवल सगे के बनाए हुए रिश्ते तार-तार होते हैं, बल्कि इस घटना की गूंज जब इस घटना का खुलासा पूरे लोगों तक पहुंचता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की एक छोटी सी वजह 2 कत्ल की इबारत लिख देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा, और सिरसा जिले का एक थाना लगता है डबवाली। दरअसल डबवाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम होता है गिंदरखेड़ा। बात कर रही हूँ 25 सितंबर 2024 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। 2 सगे भाइयों के मकान मिलते जुलते होते हैं। एक छोटा भाई का जो मकान होता है उसका बेटा जो एकलौता बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। वो मौका पाता है और मौका पाने के बाद दीवार कूद कर सीधा वो ताऊ जी के घर में चला जाता है और ताऊ जी के घर में जाने के बाद वो धीरे से ताऊ जी को उठाता है और कहता है कि ताऊ जी हमारे घर में बदमाश आ गए हैं। 2 बदमाश हैं, उनके पास हथियार हैं, घर में आग लगा दी गई है। जैसे ही ताऊ जी ये बात सुनते हैं तो ताऊ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या करूं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ताऊ जी यानी कि राम सिंह तुरंत ही वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सुबह का वक्त था, अभी इतने भी सुबह नहीं थी कि लोग उठकर बैठ जाएं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर उठ जाते हैं। जब ताऊ जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद फिर लोग जाग जाते हैं और लोग दौड़ते हैं उस आवाज़ की तरफ जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। तभी जोर जोर से आवाज़ लगाई जाती है कि जसवंत के घर में बदमाश लोग आए हैं, जितने जल्दी हो सके आप सब लोग आ जाओ। गांव वालों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद देखा क्या कि घर के अंदर आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। इसी बीच में लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, हिम्मत जुटा करके घर में जा कर के देखते हैं, हिम्मत जुटा करके देखते हैं तो एक कमरे के अंदर आग जल रही है। उसमें बिस्तर पर जसवंत सिंह लेटा हुआ है और साथ ही जो उसकी पत्नी होती है, मलकी कोल उसका नाम होता है, वो दूसरे चारपाई पर लेटी हुई रहती है। जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है और उसकी पत्नी की उम्र 35 साल के आसपास होती है। जिस बिस्तर पर वो लेटे हुए थे उसी बिस्तर पर बहुत तेजी के साथ आग लगी हुई थी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उस आग पर काबू पाया, आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग दोनों जो पति पत्नी होते हैं वो 90% से ज़्यादा जल चुके थे। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है।
जैसे ही पुलिस को यह सूचना दी जाती है, पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। एफसी डिप्टीगढ़, साथ ही थाना प्रभारी ब्रह्म प्रकाश और एएसआई सीआरआई के प्रभारी होते हैं और राजपाल होता है उनका नाम। वो सूचना पाकर के मौके पर पहुंच जाते हैं और यहां आने के बाद अब मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों को तसल्ली दी जाती है कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। दरअसल एक ही घर के अंदर 2 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद ही इस जो कांड होता है इसको अंजाम दिया जाता है। इसके शरीर में आग लगाई जाती है। पुलिस ने जब घर के अंदर के कमरों को तलाशना शुरू किया तो घर का सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ था, इधर उधर फैला हुआ पड़ा हुआ था। तब घर के लोगों से पूछा जाता है कि इस घर में, इस परिवार में कितने सदस्य रहते हैं। तभी उनका भाई जो राम सिंह होता है वो कहता है कि उसका छोटा भाई, जिसका नाम जसवंत सिंह होता है, 40 साल की उसकी उम्र होती है। उसकी भाभी होती है मलप्रीत कौर, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। उनका बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है, उम्र उसकी 18 साल के आसपास होती है। अब पुलिस ने ये डिटेल इकट्ठा करने के बाद डिप्टीगढ़ जो एसपी होती है, इसमें पुलिस अधीक्षक, उन्होंने 5 लोगों की, 5 अफसरों की टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि जितने जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल सही खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस वालों की 5 टीमें उस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती हैं। पोस्टमार्टम से क्या सामने आता है कि शरीर का सिर्फ 10% हिस्सा ही बचा था, बाकी 90% हिस्सा शरीर के जो थे वो जल चुके थे। काफ़ी घर में आग लग चुकी थी, कपड़े जल चुके थे, चारपाई बिस्तर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में इस घटना का महज एक ही चश्मदीद गवाह था और वो होता है हरपाल सिंह, जो कि इनका इकलौता बेटा होता है और कोई परिवार में इनका कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी ऐसी होती नहीं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा। वो कहता है कि मैंने देखा कि 2 बंदूकधारी हैं और 2 बंदूकधारी उसके घर में घुसे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तुरंत वो ताऊ जी के घर पहुंच जाता है। उसने सिर्फ इतना देखा कि घर में आग लगी हुई है, 2 लोग बंदूकधारी हैं। जैसे ही उसे बात पूछी जाती है, उसने कहा कि घर में कितना सामान रखा हुआ है, क्या क्या गया होगा, क्योंकि सामान जो तितर बितर पड़ा हुआ था, फैला पड़ा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि लूट के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया हो। घर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ था, जो कि सोना, चांदी, जेवरात हो, नकदी हो, वो दूसरे कमरे में थे और बिल्कुल सुरक्षित थे, यानी कि उनको फेंका जरूर गया था, लेकिन बदमाशों ने उसने साथ लेकर के नहीं गए। पुलिस को यही बात अखर जाती है कि इतना सारा सामान फैलाया गया है, सब कुछ वही है और अपने जगह पर पड़े हुए हैं, पैसे भी पड़े हुए हैं, जेवरात भी पड़े हुए हैं, कुछ तो ज़रूर दाल में काला है। साथ ही पुलिस ने उस मामले की वीडियोग्राफी कराई थी और जैसे ही शरीर जो जले हुए थे, यानी कि 10% जो बचे हुए थे, जिस अवस्था में वो पड़े हुए थे, कोई भी व्यक्ति की जब हत्या की जाती है तो वो विरोध करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और बचने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों ही पति पत्नी बचने की कोई कोशिश नहीं की। इसलिए पुलिस को यहाँ पर भी कुछ न कुछ शक होता है और पुलिस ने फिर उस लड़के से अपनी तरह से पूछताछ करने की कोशिश की। उसने कहा कि जो भी घटनाक्रम है उससे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे घर पर लूटपाट हुई है, उससे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे माता और पिता ने विरोध करने की स्थिति में आए होंगे। उन्हें लग रहा है कि जैसे उन्हें यूं ही मार दिया गया है। लड़के से जब पुलिस अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल लड़का लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, उससे मोहब्बत कर बैठता है और जैसे ही उस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लड़की के पिता ने अपने आंखों से इन दोनों को देखा। इसके बाद जाकर के कॉलेज प्रशासन से शिकायत दर्ज करो। लड़का गुरु नानक एक कॉलेज होता है, वहीं पर वो प्रथम वर्ष का छात्र होता है। उसी कॉलेज के अंदर और प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते
साथ ही उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के पिता को जब बात पता चलती है तो प्रशासन को बताई जाती है। कॉलेज के प्रशासन सीधा उस लड़के के पिता यानी कि हरपाल के पिता जसवंत सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है या फिर इस तरीके से कॉलेज का माहौल ख़राब करने के लिए आता है। जैसे ही पिता को ये बात पता चलती है, उसके पिता आग बबूला हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अपने घर जाने के बाद सबसे पहले बेटे का मोबाइल छीनते हैं। मोबाइल छीनने के बाद कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, लेकिन तुम्हें अब मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब चाहे घर में कोई भी बात हो रही हो, बाप अपने बेटे को हर बात पर, किसी न किसी बात पर हमेशा छीटाकसी कर रहा था, ताने कस रहा था कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, हमारी बदनामी कर रहे हो। जब भी मौका मिलता था, अब घर में कुछ भी काम कर रहा है, लगभग 1.5 से 2 महीने तक यही सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। लड़का छोटी छोटी बातों पर डांट खाता था, चाहे खाने की बात हो, पहनने की बात हो, चलने की बात हो, उठने की बात हो, जो भी बात होती है, पिता उसे हर बात पर डांटा करता था कि ये तुम क्या करते हो। एक ही लड़का था, क्या करते, सुधारने की कोशिश करते थे। लड़का अंदर से इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं अपने पिता और माँ को हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। वो ऑनलाइन एक गोलियों का, कुछ गोली जो नशे की गोलियाँ होती हैं, उसका ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद वो गोलियाँ आ जाती हैं। 24 सितंबर 2024 को ये कत्ल की पूरी प्लानिंग करता है। रात में जब खाना खाया जाता है तो कहता है कि माताजी, पिताजी, क्या आप लोग लस्सी पियोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ, लस्सी पिएंगे। तो लस्सी बनाई जाती है। लस्सी में नींद की गोलियां मिलाई जाती हैं। अपने माँ और अपने बाप को वो लस्सी में नींद की गोली मिला करके दे देता है। मात्रा कुछ ज़्यादा कर देता है ताकि वो ज़्यादा गहरी नींद में सो जाए। रात का जैसे ही 1 बजता है, ये 24 और 25 सितंबर 2024 की रात 1 बजे के आसपास का वाक़या है। दोनों सोए हुए थे। आवाज़ लगाता है, माँ, पापा, लेकिन दोनों में से कोई भी हरकत नहीं करता है, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। तभी लड़का इंतज़ाम से अपने दूसरे कमरे में जाता है और एक लोहे की बड़ी सी रॉड लेकर के आता है जो भारी भरकम होती है। सबसे पहले वो अपने माँ के पास जाता है क्योंकि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा टोका टाकी करती थी। इसके बाद उसने अपने माँ के सर पर 1-2 नहीं, लगभग 12 बार वार किए। 12 बार करने के बाद जब माँ कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, वो नींद के गोलियों के असर में थी, उसे गोलियाँ दी गई थी, वो पहले ही शायद रॉड में शायद मर चुकी थी। वो मर जाती है। इसके बाद वो अपने पिता पर वार करता है। पिता को भी तब तक मारता रहता है जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं हो जाती कि ये मर चुके हैं। 15 बार किए होंगे, 20 बार किए होंगे, जाने कितने बार किए होंगे। जब दोनों मर जाते हैं तो दोनों के पास बैठ जाता है इंतज़ाम से। दोनों के पास बैठने के बाद कहता है कि अब तुम जितना चीख सकते हो चीखो, चिल्लाओ। तुम्हारे इस रोज़ की चिकचिकबाजी से मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि तुम कितना चीखते हो, कितना चिल्लाते हो। अब तो मर चुके थे वो और शायद बोलने की स्थिति में वो थे ही नहीं। तब उस लड़के ने अपने घर के जितने भी कपड़े थे उन कपड़ों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उनकी डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है। दोनों के अलग अलग बिस्तर पर कपड़े डाल देता है। कुछ कपड़े ऊपर डाल देता है, कुछ कपड़े नीचे डाल देता है और उन कपड़ों में आग लगा देता है। जैसे जैसे कपड़े चल रहे थे वैसे वैसे वो भी चलना शुरू कर देते हैं। लगभग आधा पौन घंटे तक जब वो कपड़े बहुत तेज़ी के साथ धू धू करके जलने लगते हैं और लाश जो रखी हुई थी वो चिताएं बन जाती हैं, वो भी जलने लगती है, तब उसने सोचा कि अब मैं शायद जा कर के शोर मचाऊंगा, कुछ आगे की प्लानिंग करूंगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा। इधर आग लग रही है, उधर वो कमरे में जाता है, सारा सामान फैलाता है, लेकिन उसने ना जेवरात को हाथ लगाया और ना किसी नकदी को हाथ लगाया। उसको उसने उठा करके या छिपा करके कहीं रखा भी नहीं। उसने बस उसको इधर उधर फेंका। जबकि जब लुटेरे आते हैं, चोर आते हैं तो चोरी करते हैं, सामान लेकर के चले जाते हैं, लूट करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लूट हुई नहीं थी। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है। वो पास में धीरे से जाता है, दीवार कूदता है, ताऊ जी को बताता है, कहता है कि घर में चोर आ गए हैं, बदमाश आ गए हैं और उन्होंने घर में आग लगा दी है।
ताऊ जी पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, पुलिस आती है, मामले का खुलासा करती है। यही लड़का जो बीए प्रथम वर्ष का छात्र होता है, जिस लड़के को पूरे ईमानदारी पूरी शिद्दत से उसके हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया था, उसकी हर बात का ख्याल रखते हुए उसे अच्छे से अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके, भविष्य में आगे बढ़ सके। लेकिन वही लड़का अपने माँ बाप का कातिल हो सकता है, कातिल बन सकता है, उनका कत्ल कर सकता है, किसी कोई सोच नहीं सकता। जब इस घटना की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो आसपास के जितने भी इलाके होते हैं, जिले के जिले होते हैं, वहाँ पर चर्चा शुरू हो जाती है। इकलौता बेटा, सगा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। जिस दिन ये घटना होती है, ये उसी दिन घटना उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक होती है। जो बेटा गोद लिया हुआ होता है वो अपने पुलिस वाले पिता को चाकू मार करके हत्या कर देता है और इस बात की गूंज भी चारों तरफ फैल जाती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अपना खून अपना होता है। यदि अपना खून अपना होता है तो फिर ये घटना, ये सिरसा वाली घटना जो कहानी है, जो हरियाणा प्रदेश की है, जो होती है, तब ये क्या है। क्योंकि पता नहीं क्या परवरिश का नतीजा है या फिर मोबाइल ने ही इन लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से बदल दिया है। जब वो उस लड़की से जब वो इतना प्यार करता था कि उसके दूर जाते ही, उसके मोबाइल छीनते ही, उससे कम्युनिकेशन ख़त्म होते ही वो इतना आग बबूला हो जाता है कि अपने पिता की ही हत्या कर देता है। दोस्तों, फिलहाल पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाएगी और कम से कम समय में आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश करेगी, ऐसा पुलिस ने मीडिया के सामने बात कही है। और इस मामले में और भी जांच पड़ताल की जा रही है। जितने दोषी होंगे उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।